करवा दिया था बच्चे, PCl3 या PCl5 3 है, इसका मोलिकुलर वेट 137.5। देखो अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं थ्योरी करवा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 0.31 डन है ना। हाँ, क्योंकि अगर आप 137.5 ग्राम्स ऑफ PCl3 में फोस्फोरस चेक कर रहे हो तो वो 31 ही है, अकेला बेचारा 31। और 1.375 में चेक कर रहे हो तो 31 बाय 137.5 इंटू 1.375, योर आंसर शुड बी 0.13। 117 बच्चे, है ना। चलो 118, अच्छा ये कर लिया था हमने ना। चलो किसी को वापस करना है 118? पक्की गल। 119, आप पढ़ो, आधा मिनट लगाओ। इस चैप्टर को करने का यही तरीका है बच्चे, बेस्ट हो जाता है ये चैप्टर। हाउ मच डज द मास ऑफ अमोनिया कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 4 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब समझे आप, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्या हो गया इसको, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इट शुड बी 17 आई थिंक। हाँ 17 आएगा बच्चे, 17 ही आएगा। मेरी बात सुनो ना, अगर अमोनिया के 4 एटम करना चाहते हो आप, 4 एटम्स, 4 मोल एटम्स ऑफ अमोनिया, 4 मोल एटम्स ऑफ अमोनिया, मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया, मोलिक्यूल्स और नॉट। साफ है, मैंने भी साफ कर दिया। सुनो, ऑक्सीजन के 4 एटम, अगर मेरे पास 4 एटम अमोनिया के बोले तो 4 एटम अमोनिया का मतलब 1 मोल अमोनिया हुआ कि नहीं हुआ भाई। एटोमिसिटी ऑफ अमोनिया कितनी है, कुछ यस नो तो बोल दो। हाँ तो 4 एटम अमोनिया के मतलब 1 मोल अमोनिया हुआ कि नहीं हुआ। तो जब 1 मोल अमोनिया तो मास कितना है, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 17 ग्राम आंसर आ गया। किसी महान आत्मा को वापस समझना है इसको। चलो 120, सोच समझ के बोलना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन Ca3PO4 होल ट्वाइस एंड H3PO3, दोनों में मुझे सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम लेके चलने हैं। यहां 2p पे ऑक्सीजन कितने हैं, 8। 2p पे ऑक्सीजन कितने, 8। यहाँ 1p पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। हाँ ऊपर 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 को कम कर लेते हैं ना, 1p पे 4 हो जाएंगे ना। हाँ तो 4:3 का आंसर आ गया। 21 देखना। अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। थर्ड,
करके बताऊं इसको। एटॉमिक वेट ऑफ पी, एटॉमिक वेट ऑफ क्यू, it is 60 and 120. If x grams of p and 2x grams of q, x grams of p के एटम्स निकालने इंटू एन ए डिवाइडेड बाय 60, इसमें 120 इंटू एन ए, इसकी वैल्यू अगर x है, y है कि x है, y है, अगर इसकी वैल्यू y है तो मेरे भाई इसकी वैल्यू भी तो y हो गई। x ग्राम में y एटम्स है, मैंने कहा ठीक है x बाय 60 इंटू एन ए, दूसरे के 2x ग्राम में कितने एटम्स होंगे, मैंने कहा जी 2x बाय 120 इंटू एन ए, वो भी एन ए बाय 60, ये भी एन ए बाय 60, दोनों बराबर हो गए। हाँ जी, देखना 122 को, बच्चे देखना 122 को, सुखा सही तो उल्टा गेम खेल लो। अगर मोलिकुलर वेट आपके पास 100 है तो ये 10 है, और मोलिकुलर वेट अगर 280 है तो 10 बाय 100 इंटू 280 हो गया, ये 28। और अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है तो हाउ मेनी एटम्स आर हियर? फिर पढ़ के देखो, सोच के देखो, कल का जो गेम खेला था उसका उल्टा गेम चल रहा है। अगर मोलिकुलर वेट 100 हो तो नाइट्रोजन 10 है, 10% का मतलब तो पता ही है ना, 10%, 10%, 10 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 100 ग्राम्स। अगर 280 मोलिकुलर वेट हो तो 10 बाय 100 इंटू 280, एटम्स निकालने हो तो क्या करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय 14, दो एटम्स आ गए। तुम थक गए मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन में ही। 23, 24 देखो बच्चे, ये भी उल्टा गेम खेलना है। 35.5 गिवन है, 35.5 गिवन है, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जाना चाहते हो तो 35 इंटू एक्स कर लो, 37 इंटू 100 माइनस एक्स कर लो, बाय 100 कर लो। जब सोल्व करोगे 3550, 35x, 3700, 37x, तो x बराबर 150 बाई 2, 75 आ गया। ये 37, 35, 50 का डिफरेंस 150 है, इन दोनों का डिफरेंस 2x है। अगर 35 वाला 75 है, 35 मास नंबर वाला, तो दूसरा वाला कितना है 25। बच्चे ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं ना इसको छोड़ के थ्योरी पे चलता हूं, तुम उसमें कंफर्टेबल लग रहे हो मुझे लगता है ना। लो जी, थ्योरी पे आ गए हम लोग ना, क्योंकि आप इंटरेक्ट ही नहीं करते, मैं अकेला ही क्वेश्चन करे जा रहा हूं जैसे मुझे पेपर देना हो ना। तो ठीक है, फिर आप कर लेना अपने आप, फिर मेरे से डाउट पूछ लेना ना। मोल कॉन्सेप्ट का एक थ्योरी मैंने आपको करवाया था, लिमिटिंग रीजेंट, और दूसरा मैंने फंडामेंटल आपको करवाया था एक्सेसिव।
नेक्स्ट परसेंटेज यील्ड कभी भी निकालनी हो अगर, या परसेंटेज प्योरिटी, तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इंटू 100। तीसरी बात, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इसका फंडा बड़ा आसान है। अगर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ रखा होता है रेडोक्स, तो उसके सारे न्यूमेरिकल्स की हेल्प से निकल रहे हैं। N1 टाइट्रेशन वाले जितने भी न्यूमेरिकल है, N1 M1 V1 N2 M2 V2, N यहाँ N फैक्टर है, N यहाँ N फैक्टर है, M मोलैरिटी है, और V आपके इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम को। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। अब इसमें हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का दूसरा वर्जन क्या है। शायद आपको पता हो, नहीं तो अभी अगले 10 मिनट में मैं आपको शुरू करने वाला हूं कि नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई विद मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई विद मोलैरिटी। क्या होता है नॉर्मेलिटी? एन फैक्टर का अभी थोड़ी देर में प्रूव भी कर दूंगा। एन फैक्टर मल्टीप्लाई विद मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होएगा? नॉर्मेलिटी। एन फैक्टर का मोलैरिटी से मल्टीप्लाई। तो अगर कोई मुझे इसको लिखने के लिए बोलेगा तो मैं इसका दूसरा वर्जन लिखूंगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2। इसका दूसरा वर्जन लिखूंगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब लिखा, अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो या इम्बैलेंस्ड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये चाहे तो बैलेंस्ड हो और इम्बैलेंस्ड हो। क्लियर? ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन ईदर बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन इज गिवन, केमिकल इक्वेशन इज गिवन, बट जो उनके इक्विवेलेंट्स हैं, बट द इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, but the equivalents of the reactant and products are always remains same। इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो अभी अगले 7-8 मिनट में पता चल जाएगा। मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप सीख चुके हो। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस्ड हो चाहे इम्बैलेंस्ड हो, आपका जो असाइनमेंट का तीसरा चौथा पेज है ना, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इधर बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज गिवन, बट जो उनके इक्विवेलेंट है वो ऑलवेज सेम होंगे। कहते जी प्रूव करके बताओ, हमें समझ नहीं आया तो अच्छी बात है। इधर देखो, यहां मीथेन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हो गया कंबशन से। बैलेंस करके रिएक्शन को देखा तो ये आपके पास 2 आ गया। अब एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CO2 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये बात तो समझ में आती है। अगर इसकी जगह पे मैं बोल दूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 गिव्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, ये भी परफेक्ट है क्योंकि इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे। अब अगर आप बात को समझे तो क्या कहना था? रिएक्शन बैलेंस्ड हो इम्बैलेंस्ड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोल में हमें फर्क पड़ता है, लेकिन इक्विवेलेंट में हमें फर्क नहीं पड़ता। 1 इक्विवेलेंट ऑफ मीथेन reacts with 1 equivalent of the oxygen gives the 1 equivalent of CO2 gives the 1 equivalent of water। it is a fundamental। अगर आपको इक्विवेलेंट बराबर करने आ गए तो यहां से इतना कंफर्टेबली आप रेडॉक्स चैप्टर में घूमने जाओगे।
कि दिक्कत जीरो आने वाली है। बस ये कि इसके क्वेश्चंस आपको करने असाइनमेंट के तीसरे चौथे पेज पे जाके शुरू हो जाएंगे। 60-70 वाली सीरीज से लेकर 100 सीरीज तक इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बट आपने किया क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपने असाइनमेंट आरपीएस बुकलेट में से किया क्या? आरपीएस की थी, चलो ठीक है। अगर हमारी कल क्लास होती है ना तो हम आरपीएस करेंगे कल, ठीक है। अब सारी आरपीएस खत्म करके रखना और असाइनमेंट के 3 पेज करके रखना। बुकलेट को एक बार मारो गोली, बुकलेट करते हैं बाद में। बुकलेट के 2 पेज तो मैंने कराने की कोशिश की है, लेकिन आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो इसमें नुकसान आप ही का है। तो एक काम करेंगे कल 100% आरपीएस और असाइनमेंट के 3 पेज। कितने पेज असाइनमेंट के? 3 पेज। ये हमें करने हैं कल किसी भी हालत में। कसम खाओ, कसम खाओ। हम कसम खाते हैं, ऐसा बोलो। अरे कसम नहीं खाओगे सिलेक्शन नहीं निकलेगा यार। मेरी बात नहीं समझ रहे तुम लोग। और तुम्हारा सिलेक्शन वही है ना कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना हो रखा है। सिलेक्शन तुमने लेना है, दीवाना मैं हो रखा हूं, फायदा क्या उसका? दीवानापन तो आपके अंदर आना चाहिए ना सब्जेक्ट को लेकर। समझा करो बात को यार। हाँ, मैक्सिमम मेहनत करो। मैंने आज तक कभी सुना नहीं, अखबार में न्यूज नहीं पड़ी कि एक बंदा ना पढ़ते पढ़ते मर गया। मैंने कभी नहीं सुनी है खबर। तुमने सुनी है? हाँ, एक बंदा केमिस्ट्री करते 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 थे मर गया। ऐसे होता है कभी? नहीं होता कभी भी। और कोई ऐसा बोलेगा ना, समझ लेना वो मजाक कर रहा है और झूठ मार रहा है तुम्हारे साथ। तो पढ़ो यार और सिलेक्शन निकल आएगा बच्चे। मैं कह रहा हूं इस साल के बच्चों को इतना गोल्डन चांस मिला हुआ है ना, लेस टाइम मैक्सिमम चांस ऑफ सिलेक्शन। तो लूज मत करना इस चांस को, मैं बार बार कह रहा हूं तुम लोगों को। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करो कल। 3 पेज असाइनमेंट के और सारी आरपीएस तुमसे डिस्कशन में लेनी है। अब मैं ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म शुरू कर रहा हूं बच्चे। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस इस कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पे। एक छोटा सा काम और भी था मेरे पास, वो भी कर देता हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल वेट। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? बच्चे जानते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन को। सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स को आप लोग क्या बोलते हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला। C6H6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया? CH। C2H6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया? CH3। C4H8 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया? CH2। ठीक है जी। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन द मोलिक्यूल क्या बोलते थे बच्चे इसको? एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड क्या बोलते थे उसको? एम्पेरिकल फॉर्मूला। इतनी बात यस और नो है? चलो अब मैं इसको डिटरमाइन करने के मेथड टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मेथड टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हितमन क्लास में नहीं है आज? की करिए ना पुत्र? वेरी गुड। थोड़ी टोका टकी सुनने की आदत पाओ, फिर सिलेक्शन के चांस बच जाएंगे ना बेटा। मैं टोकता रहूंगा और तेरा नाम मैंने इतना प्यारा लगता है, हर मैं रोज है ठीक है ना। कोई नहीं कोई नहीं, वो तो बहुत चंगी गल है। इतना इतना सिंसियरिटी है बच्चे। अगर तुसी क्वेश्चन नहीं पूछना म्यूट करके बैठे हो ना, सिंसियरिटी है, अच्छी गल है। सुनो जी, मेथड टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले आपको जो मोल परसेंटेज जो भी कुछ दे रखा होगा, मान लो आपको पहले स्टेप में उन्होंने बाय वेट बाय वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी है। ये गिवन है, पेपर के अंदर गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप पता है क्या उठाना बच्चे? आपने मोल कैलकुलेट करने। अब मोल कैसे कैलकुलेट होते हैं? आप स्मार्ट हो। कार्बन के मोल 75/12, हाइड्रोजन के मोल 25/1। कैलकुलेट कर लिया 6.25 25 12 6 जा 72। बाकी बच्चा आपके पास कितना? 4 3 12 2 जा, फिर उसके बाद 12 5 जा 6.25। ये पहला काम हो गया। दूसरा बात क्या करनी है? उसको बोलते हैं रिलेटिव मोल्स।
ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, इसमें से लीस्ट चेक कर लेना, लीस्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेटिव मोल्स निकालोगे, रिलेटिव मोल्स। रिलेटिव मोल्स समझ गए ना कैसे निकलते हैं, बताता हूं आपको। जो आपके मोल्स हैं उसमें लीस्ट नंबर का डिवाइड, जो आपके मोल्स हैं उसमें लीस्ट नंबर का डिवाइड। मोल कितने बच्चे, 6.25, और लीस्ट भी कितना है, 6.25। मोल कितने, 25, 6.25 का डिवाइड, ये 1 बन गया, ये 1/4 बन गया, 4 बन गया, मेरी गलती। तो 1:4 का रेशो निकल आया, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। कई बार पता क्या होता है बच्चे, यहां पे कई बार ना फ्रैक्शनल वैल्यू निकल आती है। फ्रैक्शनल आरएम जब आ जाए, फ्रैक्शनल रिलेटिव मोल्स जब आ जाए, रिलेटिव मोल्स, तो किसी एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, उसको होल इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, और ऐसे साइड बाय साइड लिख के इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। ऐसे साइड बाय साइड लिखकर उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है ना, अब एक बात सीख लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला n इंटू, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। वो जो n है ना, ये वो लीस्ट सुटेबल इंटीजर है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अभी बताता हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला की जगह लिख लेना एम्पेरिकल वेट इंटू n, तो क्या बन जाएगा, मोलिकुलर वेट। सीखने का तरीका, एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लो CH है, 6 से मल्टीप्लाई, तो ये C6H6 हो गया, तो ये लीस्ट सुटेबल इंटीजर है। वेट ये हो गया आपके पास 13 इंटू 6, मोलिकुलर वेट क्या हो गया, 76, तो 6 लीस्ट सुटेबल इंटीजर है। जैसे यहां था ना बच्चे, ये वाला, तो इसका लीस्ट सुटेबल इंटीजर कौन था, 6, इसका लीस्ट सुटेबल इंटीजर कौन था, 2, इसका लीस्ट सुटेबल इंटीजर कौन था, 2। देखो ना, C2H6 2 से डिवाइड हुआ 13, C4H8 2 से डिवाइड हुआ 4 आना था, मेरी गलती है ये, 2 4, हाँ 1 2 ठीक तो है, 4 आएगा यहाँ, ये ठीक था, यहाँ गलती की है मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अगर ऑलरेडी मोल दे रखे हो तो पीछा छूट गया, अगर नंबर दे रखी हो तो एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम दे रखा हो तो 22.4 से डिवाइड कर दो, जो दे रखा हो उससे डिवाइड कर दो बस, पर निकालने मोल है। मास दे रखा हो, मोलिकुलर वेट, मोल दे रखे हो तो सीधा आंसर आ गया, मास दे रखा हो, मोल दे रखे हो, नंबर दे रखे हो तो एवोगैड्रो से डिवाइड, तो 22.4 से डिवाइड बेटा, है ना। बोलो जी, एम्पेरिकल वाली बात सीख गए हो, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मेरे साथ टिकना और बात को सीखना। वैसे मैं सॉल्यूशन चैप्टर की डेफिनेशन लिख के चला जाता हूं, सॉल्यूशन चैप्टर की डेफिनेशन लिख के आगे बढ़ता हूं, या फिर सीधे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यू मान के चलो मैंने मोल कॉन्सेप्ट ही अभी कंटिन्यू कर रखा है, क्योंकि आपने थोड़ा सा क्वेश्चन में इंटरेस्ट कम दिखाया, तो आरपी असाइनमेंट को हम फोकस रखेंगे, अगला जो भी हमारा टारगेट होएगा, मतलब डे होएगा। सॉल्यूशन सुनना भी ध्यान से, है क्या जी, होमोजेनस मिक्सचर of two or more non-reactive substances, homogeneous mixture of two or more non-reactive substances, क्या नाम दे दोगे, नाम आ जाएगा सॉल्यूशन। इसमें काम की बात क्या क्या थी, काम की बात थी होमोजेनस, काम की बात थी नॉन रिएक्टिव,
अगर होमोजेनस है तो सॉल्यूशन है, अगर हेट्रोजेनस है तो कोलोइड है। 12वीं क्लास का कोलोइड चैप्टर। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, जिसको आप सॉल्यूशन बोलने वाले हो। और आपको पता है सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं। आप इतने स्मार्ट हो, सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है जी। और जो सोल्यूट होएगा लेस अमाउंट, सोलवेंट मोर अमाउंट। वन मोर थिंग उसको भी जानना, सोलवेंट जनरली, क्लियर, डिटरमाइन करता है फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइंस फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसकी फाइनल फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करने वाला कौन होता है? सोलवेंट। सोलवेंट डिटरमाइंस द फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे जी? चेक करो, एक क्लासिफिकेशन कर रहा हूं सॉल्यूशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द solute and solvent, classification of solution on the basis of physical state of solute and solvent। कौन कौन सो गया भाई? ओए, ओके, वेरी गुड। मुझे तो शक होने लगता है थोड़ी देर अगर सन्नाटा फैला रहे तो पूछना पड़ता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई। हाँ जी, ये सोल्यूट है, यहां सोलवेंट है। एक लाइन और खींचनी है। ये कोयल की आवाज कहां से आ रही है? सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन, सॉलिड, 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 लिक्विड, 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 गैस, गैस, गैस। ऐसे 9 सॉल्यूशन बन जाएंगे आपके पास, ऐसे 9 सॉल्यूशन बन जाएंगे आपके पास। तो मेरी ऊपर वाली लाइन को एविडेंस मिल जाएगा बस। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड एंड देन गैस। वैसे अब बोलूं, ट्रिपल एस, ट्रिपल एल, ट्रिपल जी, एस एल जी, एस एल जी, एस एल जी, 9 सॉल्यूशन बन गए। अब कोई मुझे बता पाएगा सॉल्यूशन के लिए मैं कौन सी फिजिकल स्टेट लिखूं? फिर मैं समझ लूंगा तुम लोग मेरी बात को समझ गए। इसको पढ़ लेना पहले। हाँ, एस एल जी, एस एल जी, एस एल जी। अब समझे ना कैसे हुआ? सोलिड इज सोलवेंट तो सॉल्यूशन भी सोलिड है, लिक्विड इज सोलवेंट तो वो भी लिक्विड है, गैस सोलवेंट वो भी गैस है, सॉलिड ये भी सॉलिड है। तो अब शायद आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन से पहले क्या लिखा था? सोलवेंट कौन है जो ज्यादा होएगा। उसके अलावा भी एक अच्छी डेफिनेशन है जो फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करता है। अगर सोलवेंट एसएलजी, 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 एसएलजी है तो सॉल्यूशन भी एसएलजी, 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 एसएलजी है। अब बोलो जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये इनडायरेक्टली आप 12वीं क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर गए हो। अब मैं 12वीं क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट अगर कर गया हूं तो मैं अब सीधा आपको वहां लेके आता हूं जो मोल कंसेप्ट के काम की बात है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अभी कोई नया बंदा ज्वाइन किया क्या? हाँ, अभी जस्ट 1-2 बच्चे आए। चलो जी, भाग गया मेरे बोलते ही, है ना? चलो जी, टारगेट क्या है जी? सुनो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। गलती से भी ध्यान मत हटाना।
टाइम मेरे पास बहुत है, जितना बाकी लोगों को लगाया ना उससे जस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा टाइम लगा दूंगा। बस आप टिक कर सुनते रहना बातों को ना। और इन टर्म्स के जितने आप एक्सपर्ट हो गए, समझ के चलो केमिस्ट्री के विनर होने वाले हो आप। और मोल कॉन्सेप्ट का बच्चे मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के ना सारे क्वेश्चन कर डालना, लेवल 2 भी कर डालना, चाहे रात को जागना पड़े 2 घंटे ज्यादा, लेकिन मोल बाकी मत करो, लेवल 2 मैं नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम मोल का तो कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? और साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर हो जाए फिर तो बल्ले बल्ले है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर हो जाए मोल कॉन्सेप्ट के तो सुनो भाई, एक होंगे डब्ल्यू बाई वी टर्म्स, दूसरी होंगे आपके पास डब्ल्यू बाई डब्ल्यू टर्म्स, तीसरी होंगे आपके पास वी बाई वी टर्म्स। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, यहां मेरे पास है वेट बाय वॉल्यूम, यहां है वेट बाय वेट, और यहां मेरे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, तो सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम जो सबसे धांसू है, एम एन एफ, मोलैरिटी, दूसरी नॉर्मेलिटी, तीसरी फॉर्मेलिटी, कैपिटल एम कैपिटल एन कैपिटल एफ, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। और यहां भी कम से कम सॉल्यूशन चैप्टर की बैकबोन है स्मॉल एम, इसका कैपिटल एम सिंबल है, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। और ये है मेरे पास मोलैलिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और इसके साथ है मोल फ्रैक्शन, जनरली डिनोटेड बाय एक्स, जनरली डिनोटेड बाय एक्स। तो 5 टर्म है, बाकी हम नीचे परसेंटेज से इंडिकेट कर देंगे। क्लियर ना? कैपिटल एम कैपिटल एन कैपिटल एफ, स्मॉल एम एक्स, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। और अब आपको स्मार्ट बच्चे, जैसे ही मैंने मोलैरिटी लिखी तो आपने सीधा सा आंसर बोलना है कैपिटल एम के लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी मोल कॉन्सेप्ट साथ में करेगा, फायदा तो होना चाहिए ना। हाँ जी, सॉल्यूशन 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 कैपिटल एम है ना, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स निकालने के तरीके कई सारे हैं। मोल बराबर क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास भी होता है। क्लियर ना? इसके अलावा वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो भी होता है। तो इतने सारे मोल निकालने के तरीके, तो यहां मोल की जगह पे इन सबको पुट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोल की जगह पे इन सबको पुट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोल की जगह पे इन सबको पुट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास बाय मोलिकुलर मास, वॉल्यूम बाय 22.4, नंबर बाय एवोगैड्रो। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? बच्चे स्मार्ट हैं, जो ऊपर लिखा है नीचे लिखा है उसे यूनिट बन जाती है ऑलवेज, फिजिक्स का रूल है, मोल पर लीटर। कई बार तो बड़ा सिंपल वे दे देते हैं कैपिटल एम। ठीक है जी, कैपिटल एम, इसी के नीचे नॉर्मलिटी। अब तुम्हारा चैप्टर ना थोड़ा फास्ट होएगा क्योंकि तुम इक्विवेलेंट वेट भी समझ चुके हो, जबकि जब मैंने बच्चों को ये चैप्टर कराया ना, एक और ड्रॉपर है उसमें हो चुका है, उनको करवाया ना, तो उनको मैंने नॉर्मलिटी पूरा हाफ एन आवर नॉर्मलिटी पढ़ाई, मतलब इक्विवेलेंट वेट, वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहोगे तो पिछले पेज निकाल लूंगा मैं। तो यहां नॉर्मलिटी, ठीक है जी, तो यहां मैंने क्या लिखा, मास ऑफ सबस्टांस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यहां क्या ना बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन सोल्यूट। मास ऑफ सब्सटेंस मतलब सोल्यूट, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर भी फोकस करना। ये दोनों टर्म मिलाकर मास और इक्विवेलेंट वेट मिलाकर हमने एक नई टर्म बनाई, इक्विवेलेंस। जैसे मोल होता है ना, वैसे प्रॉब्लम पता है क्या है, मोल के साथ हम फेमिलियर हैं,
हम ना इक्विवेलेंट के साथ फैमिलियर नहीं है, मेरी बात सुनना। मैंने कहा 1 मोल, आपने कहा मास बाय मोलिकुलर मास, वॉल्यूम बाय 22.4, नंबर बाय एवोगैड्रो, ये हो गया 1 मोल। मैंने कहा 1 इक्विवेलेंट, तो यहां भी तुम फैमिलियर हो जाओ, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, इट इज नोन एज इक्विवेलेंट। जैसे मोल टर्म है ना, वैसे इक्विवेलेंट टर्म है। तो इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इन दोनों को अप्लाई करके देख लेते हैं जी। अब इन दोनों को अप्लाई, मान लो आपके पास 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 क्लियर इन द 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपको कैपिटल एम कैपिटल एन निकालना है, आपको कैपिटल एम कैपिटल एन निकालना है। तो दोनों काम शुरू करें, कैपिटल एम कैपिटल एन 9.8 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट हो गया, दिस वन इज इक्विवेलेंट वेट। अगर यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो पीछे जाना पड़ेगा वापिस। कोई भी ध्यान हटाएगा नुकसान उसका फिक्स है। 100 मीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब तो मेरी राइटिंग बहुत सुधर गई बच्चे, हैं तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे यहाँ तो अच्छी आई है ऑलवेज। इस पे लिखते लिखते ना ग्राफिक पैड पे राइटिंग बहुत सुधार हो गया, नहीं तो मैं थोड़ा रनिंग में लिखता था, अब मैं स्लो लिखता हूँ थोड़ा सा। जिन्होंने ये अत्याचार सहे हैं उनसे पूछना। 9.8 98 9.8 98 by 2, equivalent weight पुत्र जी, if you want to calculate the equivalent weight of H2SO4 you should divide the molecular weight by 2 n factor। इस पे आपकी यस है तो आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो पीछे जाएंगे। केड़ा पुत्र की चीज असली दोबारा, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अगर इफ 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, एक बीकर है उसके अंदर पानी है 100 ml, उसी में तुमने 9.8 ग्राम H2SO4 घोल दिया, कहते इसकी मोलैरिटी और नॉर्मलिटी निकालो, ये क्वेश्चन है। तो ऊपर मास नीचे मोलिकुलर मास, ऊपर मास नीचे इक्विवेलेंट मास। तभी कह रहा था सुनो शुरू से, आप बीच बीच में झपकियां मार लेते हो इसलिए पंगा होता है, फिर अचानक आपकी नींद खुलती है। ये 100 मिलीलीटर बाय 1000, 100 लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो मोलैरिटी कितनी आ गई इसकी, ऊपर 10 तो 1 m, ठीक है भाई। और इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई 2n। तो अगर नॉर्मलिटी नहीं निकालना चाहते हो, आपको लगता है नहीं नहीं यार दो दो कैलकुलेशन कौन करेगा, तो आपको मोलैरिटी से नॉर्मलिटी में पहुंचने का तरीका थोड़ी देर पहले बताया था, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैरिटी शुड बी मल्टीप्लाई विद n फैक्टर, तो क्या बन जाएगी वो नॉर्मलिटी। ठीक है ना। अब मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि आपके पास 1mH3PO2 है, तो व्हाट शुड बी इट्स नॉर्मलिटी। 1mH3PO3 है, व्हाट शुड बी इट्स नॉर्मलिटी। 1mH3PO4 है, व्हाट शुड बी इट्स नॉर्मलिटी। 1mH2SO4 है, व्हाट शुड बी इट्स नॉर्मलिटी। इसलिए कहा था रोज पढ़ो, लेकिन आप रोज नहीं पढ़ते हो, इसीलिए बच्चों को दिक्कत आती है। जबकि हम तो इतना धीरे धीरे और सिक्वेंस में लेकर चलते हैं ना बच्चों को, और बच्चे बीच में से जैसे ध्यान निकला गायब हो गए। फिर 1m ऑफ कैल्शियम सल्फेट, व्हाट शुड बी नॉर्मलिटी। 1m NaOH, व्हाट शुड बी नॉर्मलिटी। 1m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट शुड बी नॉर्मलिटी। बताओ जी, सीधे सीधे आंसर बताओ।
इज इट? ये सारे आंसर ठीक है? कोई बताएगा H3PO2 का नॉर्मलिटी 1 क्यों हुआ? एन फैक्टर 1 है क्योंकि एच, हाँ जी ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसका एन फैक्टर 1 है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर अभी सीख के नहीं गए, अभी सीख के नहीं गए तो आयनिक इक्विलिब्रियम बर्बाद समझो आपका, नहीं आएगा, गारंटी ले रहा हूं नहीं आएगा। मैं सिखा ही नहीं सकता आपको आयनिक इक्विलिब्रियम जब तक आपको ये मोलैरिटी नॉर्मलिटी वाले फंडामेंटल, जिसके लिए हमें टाइम स्पेस मिला एक एक दिन का, डेढ़ डेढ़ दिन का, दो दो दिन का, जब तक आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। क्लियर ना? तो मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कैसे करें, तो आपको बताया गया यू शुड मल्टीप्लाई विद एन फैक्टर, और उसको मैंने प्रैक्टिकली भी यहां पर सामने वैल्यूज लिखकर भी बता दिया कि मास दोनों का सेम है, लेकिन एक का मोलिकुलर वेट 98 है और उसी का इक्विवेलेंट वेट, जैसा महक ने पूछा कि आपने 98/2 क्यों किया, तो अगर आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं तो मैं कह रहा हूं एक बार ना मैं चुप होता हूं 1 मिनट के लिए, आप इक्विवेलेंट वेट में पहुंच जाओ। पूरे 40 मिनट डिस्कशन किया था आपसे इक्विवेलेंट वेट का, उसमें लिखवाया था किसी भी एसिड का, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट उसका मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, बेसिसिटी। बोलो जी। पक्का? चलो, तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी का इंटर कन्वर्जन आपको आ गया है, तो मैं तो कहता हूं पहले मोलैरिटी ही निकाला करो, बस सीधे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर उसकी नॉर्मलिटी निकाल दो। अब हमारे पास है फॉर्मेलिटी, इसको इंडिकेट करने का तरीका है कैपिटल एफ, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, कैपिटल एफ फॉर्मेलिटी। और ये जो फॉर्मेलिटी कंसेप्ट है ये लगता किस पे है, अगर आपका जो सोल्यूट है वो या तो आयोनाइजेशन कर रहा है या वो एसोसिएशन कर रहा है, या तो वो टूट रहा है या वो जुड़ रहा है। कैसे बताते हैं अभी, ऊपर तो वही ट्रेंड है, मास ऑफ द सोल्यूट किसमें लिखना है जी, ग्राम्स में, नीचे लिखना है फॉर्मूला मास। अब ये क्या चाहते हैं अभी, फॉर्मूला मास, और यहां वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब फॉर्मूला मास क्या है, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान मत हटाना, किसी भी क्लास को 70% भी ढंग से सुन लो तो रिवीजन कर लेते हो जब शाम में तो दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला मास क्या है मैं बताता हूं आपको क्या है। ये एसिटिक एसिड है, इसको जब मैंने बेंजीन में डाला या मैंने इसको CCl4 में डाला तो ये भाई साहब ना एक नया फॉर्मूला बना के बैठ गए जिसको बोलते हैं डाइमर। इसका मोलिकुलर वेट तो 60 है सारे जोड़ जाड़ के, लेकिन इसका जो फॉर्मूला वेट है, न्यू फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला वेट है वो 60 इंटू 2 120 है। अगर आप इसके भी डेप्थ में जाना चाहते हो तो मेरे साथ डूबते हैं इसके अंदर। CH3 C डबल बॉन्ड O, OH, CH3C, OH डबल बॉन्ड O, ये लो जी टाइमर बन गया। तो पेपर में कभी पूछेगा ना कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, और साथ में लिख कर देगा इट फॉर्म्स डाइमर, बच्चों का जो क्वेश्चन होना है मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सर हमें कैसे पता चलेगा डाइमर बन रहा है कि ट्राइमर बन रहा है, ना आपको पता चलता है ना मेरे को पता चलता है, ये पेपर वाले की ड्यूटी है मुझे बताए इट फॉर्म्स डाइमर, इट फॉर्म्स ट्राइमर, इट फॉर्म्स पेंटामर, तो मुझे उसके मोलिकुलर वेट का उतने ही टाइम्स करके नीचे लिखना है फॉर्मूले की जगह पर। क्लियर ना? ये उसके मोलिकुलर वेट इनटू इनटू जितना वो पॉलीमराइज हुआ है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हुई है, जितनी बार वो आपस में एक दूसरे से, इफ डाइमर फॉर्म्स 2, इफ ट्राइमर फॉर्म्स 3, इफ टेट्रामर फॉर्म्स 4। अब एक पेपर का स्टार क्वेश्चन, क्या सभी बच्चे सुन पा रहे हैं?
चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो, एम एन एफ, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में था। कभी लेबोरेटरी में गए हो? कभी भी? सच में, मतलब नींद नूंद में नहीं, सपने में नहीं, सच में? वैसे तो इंडियंस को कभी लैब के सपने आते ही नहीं है, लेकिन मान लो कभी गए हो, मान लो, तो वहां लेबोरेटरी में ना अगर अच्छी कंपनी का ब्यूरेट, पाइपेट या ऐसा कुछ टेस्ट ट्यूब वगैरह हो ना, उस पे लिखा रहता है वॉल्यूम 25 मिलीलीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छी कंपनी की हमेशा टेस्ट ट्यूब पे वॉल्यूम विद टेम्परेचर लिखा होगा। और पाइपेट जो होती है ना, जिसमें तुम टाइट्रेशन किया करते थे, 12वीं में तो तुमने किया नहीं होगा, 12वीं पास हो ना तुम लोग तो, हाँ 12वीं में किया होगा तुम लोगों ने पिछले साल। तो जो पाइपेट थी ना, अगर अच्छी कंपनी की, बोरोसिल कंपनी टाइप से ना, तो उस पर लिखा रहता है कि ये 50 ml की है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर वॉल्यूम एक दूसरे के अप्रोक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर गैस होती तो एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। अगर ये गैस होती तो वी डायरेक्टली टू टी, लेकिन ये तो लिक्विड है, तो वी डायरेक्टली टू टी उतना नहीं है जितना हम गैस के रिस्पेक्ट में लगाते हैं। लेकिन गोली मारो इस बात को, फिलहाल टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एमएनएफ क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। चलो इसको भी गोली मारो। तुम्हारे फिजिक्स में चलते हैं, तुमने विस्कोसिटी का नाम सुना? विस्कोसिटी का, टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल, इट शुड बी डिक्रीजेस। ये डिक्रीज करती है, बिल्कुल डिक्रीज करती है। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपके घर में शहद पड़ा होगा, आजकल तो लोग घरों में शहद ला के रख रहे हैं, कोरोना सीजन में एंटीबायोटिक ये और वो जो भी बातें बोलते हैं ना, उसको जैसे ही गर्म करना शुरू करोगे वो धीरे 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 कम गाढ़ा होता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ये इनवर्सली का रिलेशन आ गया। और ये पेपर में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। आउट ऑफ द 4 terms, concentration terms which are affected by the temperature MNF, molarity, normality, formality, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंडेंट टर्म्स हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, दीज टर्म्स आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। चलो जी, अगले 20 मिनट की क्लास के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं मोलैरिटी से मोलैलिटी पे। सुनना भाई, वेट बाय वेट टर्म्स। कितनी जनता सोच चुकी है? हित, कोई नहीं सोया? हित, हितमन का जवाब नहीं आया अभी तक। हितमन तो सो गया भाई। ओ हितमन कहाँ चला गया पुत्र? गायब ही हो गए तो चलो आगे चलते हैं जी। वेट बाय वेट, सबसे पहले इसमें सीखते हैं मोलैलिटी। और एक टर्म को आप बार बार कर चुके हो, वो है आपके पास मोल। तो बच्चे यहां पता है क्या करना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, नाउ एक बच्चे ने पहले बोला था, अब बोलना है वो सोलवेंट। क्लियर? इन केजी, अगर ग्राम्स में दे रखा हो तो उसको केजी में कन्वर्ट कर देना 1000 से डिवाइड करके। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? स्मॉल एम। मोल भी तुम लोगों को पता है, बस यहाँ ना काम कम हो जाता है हमारा। अगर यही मेरा सॉल्यूशन चैप्टर होता, आपके पास ना सॉल्यूशन की भी बुकलेट आ रखी है, उसका एक पूरी आरपीएस के 18-19 क्वेश्चन इसी के हैं, कॉन्सेंट्रेशन के। और उसके पूरे कम से कम 25 क्वेश्चन किसके हैं? बुकलेट के, इसी पे हैं। और तुम्हारी जो असाइनमेंट है, कम से कम मान के 50 क्वेश्चन इन पर हैं, जो मैं अभी करवा रहा हूं आपको। उसके अगर ढंग से 25 क्वेश्चन भी करके ना, 50% मटेरियल भी कर लिया आपके पास, मान लो टाइम की कमी हो रही है, तो भी आप विनर हो जाओगे। आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट सॉल्यूशन चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म के 50 क्वेश्चन है, कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के। क्लियर? तो मोलैलिटी स्मॉल एम है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है जी। तो मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया सेम, 9.8 ग्राम्स ऑफ द H2SO4 in 200
ग्राम्स ऑफ द सोलवेंट, कैलकुलेट स्मॉल एम। छोटा सा क्वेश्चन है। सिमरन को कोई दिक्कत है बच्चे? हैंड रेज हुआ वैसे ही हो गया या पुराना था? ओके ओके। स्मॉल एम, मोल्स 9.8 डिवाइडेड बाय 98, कितने ग्राम सोलवेंट दे रखा है? 200 एक्वा सोल्यूशन मान लो जो भी है। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जानबूझ के रखा मैंने। क्लियर? तो ये 5/10.5 स्मॉल एम, और स्मॉल एम को बोलने का तरीका एक और होता है, मोल पर केजी। कोई इसको बोलने में ऐसे इंटरेस्ट नहीं तो सीधे स्मॉल एम ही लिख सकता है। क्यों भाई, इसमें कोई डाउट है? क्योंकि इसमें ना मेरे पास वेरिएशन अब इसलिए खत्म हो गया क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी मोल वाला हम पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट हम पढ़ चुके हैं, तो वो वेरिएशन मेरे पास खत्म हो गया। वो वेरिएशन अब आप ही लेके आ सकते हो, या तो मुझे क्वेश्चंस पे लेकर चलो, या फिर मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलूं, जैसा भी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। क्लियर? अब ये जो मोलैलिटी टर्म है, इसको मुझे कैपिटल एम से जोड़ना है, वो मैं जोड़ूंगा। पहले आपको मोल फ्रैक्शन बता दूं मैं। लो जी, मोल फ्रैक्शन को एक्स से इंडिकेट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे। तो एक लिखा हुआ है सॉल्यूशन, दूसरा लिखा हुआ है सोल्यूट, तीसरा लिखा हुआ है सोलवेंट। ठीक है जी। अब मान लो इसको मैंने लिख दिया स्मॉल एन से क्योंकि अमाउंट में कम था, यहां लिख दिया मैंने कैपिटल एन क्योंकि अमाउंट में ज्यादा था। आपने लिखा क्या है? आप समझदार हो। मोल्स, मोल्स और मोल्स। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एन प्लस एन। अब एक टर्म बार बार बोलो, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का दूसरा मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन का दूसरा मतलब क्या हुआ? पार्ट्स। पार्ट्स का ही तीसरा मतलब क्या हुआ? फ्यू फ्यू पार्टनरशिप। मोल की पार्टनरशिप सोल्यूट ने कितनी की? क्लियर ना? तो ध्यान से सुने, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मान लो इस टेस्ट में आपके 140 मार्क्स आए थे, मैंने कहा जी केमिस्ट्री में से कितने आए? कहते जी 140/180, ये तुम्हारा केमिस्ट्री फ्रैक्शन है। तो स्मॉल एन बाय टोटल, इसको लिखने का तरीका हमने एक्स से लगा दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट, कैपिटल एन बाय एन प्लस एन, इसको हमने एक्स भी लिख दिया है। एक एक्स हो गया, एक एक्स बी हो गया। इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल, इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल। और अगर किसी को सम करना है एक्स ए प्लस एक्स बी, इसमें तो आप पहले से स्मार्ट हो। 1 बड़ा काम आएगा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, ये सॉल्यूशन चैप्टर में बड़ा काम आएगा। ये सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। अब इस पर मान लो एक क्वेश्चन बनाना है हमने, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of each component in aqueous solution, in aqueous solution in which ethanol is 4.6 grams, 4.6 grams, water 3.6 grams, glucose C6H12O6 is 18 grams। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चे? सबके मोल्स निकालना। मोल ऑफ इथेनॉल 4.6/46, मोल ऑफ वाटर 3.6/18, मोल ऑफ ग्लूकोज
18/180 ये 46 कौन है भाई? मोलिकुलर मास। 18 कौन है? मोलिकुलर मास। 180 कौन है? मोलिकुलर मास। 4.6 कौन है? मास। 3.6 कौन है? मास। 18 कौन है? मास। सोल्व करें। 0.1 सोल्व करें, सोल्व करें। अब इनके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इन सबका सम क्या हो गया? 0.4, 0.1 बाय 0.4, 0.2 बाय 0.4, 0.1 बाय 0.44। ठीक है जी। तो ये 1/4, ये हाफ, ये 1/4, इन सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा। हाँ जी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल एम को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन से इंटर रिलेट करते हैं, जिससे क्वेश्चन लंबे लंबे ना चले हमारे। शुरू करूं? लो जी, यहां मैंने लिखा विदाउट डेरिवेशन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मतलब स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, इन दोनों का रिलेशन सीखना है। यहां मैंने कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख दी। स्मॉल एम कौन है? मोलैलिटी। कैपिटल एम कौन है? मोलैरिटी। या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख दी 1 प्लस स्मॉल एम मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। अगर इस फॉर्मूले को यूज कर लो तो सीधा जंप कर सकते हो छोटे एम से बड़े एम, बड़े एम से छोटे एम पे, सीधे जंप कर सकते हो बिना टेंशन के। इसका क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे तुम जल्दी सीख पाओगे बात को। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पुत्र, अभी इसको ना रखता हूं, क्वेश्चन में रखता हूं जिससे आप परफेक्टली सीख जाओगी। मैंने कहा जी फाइंड कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन which contains 3 gram acetic acid in 200 grams of water with density 1.25 grams per cc। ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही अननोन है अभी तक, छोटा एम भी बड़ा एम भी। सबसे पहले छोटा एम निकाल लें, क्योंकि सब कुछ किसमें दे रखा है? मास, मास में। 3/60। जहां ऑब्जेक्शन हो वहां मेरे से बात कर लेना, नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूं नुकसान तो फिक्स है ही, जरूर करवाना है नुकसान हमने अपना। जब टीचर कह रहा है कि थर्ड डे में एंट्री, अभी तो हमारे पास 4 अगले, एक 5 दिन बचे हुए हैं, जितना पूछोगे उतना हो जाएगा। ये 5, ये 15/60, 0.25 क्या बन गया? स्मॉल एम। किसी को 3 समझ में ना आया हो, किसी को 60 समझ में ना आया हो, किसी को 200 समझ में ना आया हो, किसी को 1000 समझ में ना आया हो, सब पूछ डालो। 60 मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड है। क्योंकि मास बाय मोलिक, हाँ जी पीछे वाला, क्योंकि मुझे दोनों में से एक चीज तो निकालनी पड़ेगी। ये चलो जी, ये मेरे पास स्मॉल एम निकल आया। अब क्या करें? कैपिटल एम 0.25, 1.25, लंबा तरीका भी है, पहले छोटा कर लो। स्मॉल एम 0.25, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 60/1000। ठीक है भाई, 0.25 का 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे।
इसका एलसीएम एलसीएम लेके मत बैठ जाना। 0.25 का 60 से मल्टीप्लाई 15 है, और 15/1000 0.025 हो जाए 0.015 हो जाएगा। स्मार्टली हैंडल करो चीजों को ना। ये 015 हो गया। बोलो भाई। अगर किसी को लंबे तरीके से जाना है तो पहले पता है क्या करना। मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूं आपको, ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2। हाँ जी, नेटवर्क तो किसी का नहीं गया, 40 के 40 लोग तो बैठे हुए थे। अच्छा, कौन सा बताना बेटा। देखो बच्चे, आपको करना क्या है, फाइंड द एम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी गिवन है। तो मुझे कैपिटल एम निकालना है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में देखा मेरे पास स्मॉल एम भी नहीं था। तो सबसे पहले मैंने मास मास देखकर सबसे पहले स्मॉल एम निकाला। अच्छा एक बात सुनो, अगर 3 ग्राम 200 ml में होता ऑफ द सॉल्यूशन में, तो पहले कैपिटल एम निकालते ना। अगर क्वेश्चन का डेकोरम समझो ना, वो कह रहा है कैपिटल एम निकालो, आपने कहा स्मॉल एम भी तो नहीं है, तो पहले क्या निकालूं, कैपिटल एम निकालूं कि स्मॉल एम निकालूं। तो जो डेटा है वो किसको फेवर कर रहा है, छोटे एम को निकालो पहले, क्योंकि दोनों ग्राम ग्राम में दे रखे हैं। तो पहले छोटा एम निकाल लिया, फिर बड़ा एम निकाल लिया, कैपिटल एम बाद में निकाला। मोलैरिटी क्लियर, मास बाय मोलिकुलर मास, मास बाय मोलिकुलर मास, वॉल्यूम की मास ऑफ सोलवेंट, और ये उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, उससे ये 0.25 आ गया। अब मैंने क्या करना है, उसको कैपिटल एम में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल एम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला था ऊपर, ये बच्चे ने सीखा था, मोलैलिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस ये, फिर मोलैलिटी, और यहां एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट, फिर इसको सोल्व कर लेना बस। अब मुझे इसके ऑल्टरनेटिव, ओके बच्चे, मुझे ऑल्टरनेटिव मेथड पे जाना है। मान लो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, लेकिन आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास। ओए, मास ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास, बताओ कितना है। हाँ क्लियर, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का जो मास है वो मेरे पास 203 ग्राम है, 3 प्लस 200, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सोचो, कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाओगे, इससे अच्छा ट्रिक लगा लो, सीधे आंसर निकाल लो। पहले वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना। आप वॉल्यूम कितना निकल आएगा, ये लो जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 203 बाय 1.25, ये मिलीलीटर में आ गया। अब फिर कैपिटल एम निकालना, कैपिटल एम के लिए वही मास, वही उसका मोलिकुलर मास, नीचे वॉल्यूम, और उसको लीटर में कन्वर्ट करो। अभी तो कैपिटल, अब फिर स्मॉल एम ऊपर निकल चुका है, तीन तीन कैलकुलेशन में, थाउजेंड से होगा, बिल्कुल होगा जी। तो इतनी कैलकुलेशन करनी है, अच्छा एक ही कैलकुलेशन कर लो, बेस्ट है। बोलो जी, 4 मिनट की क्लास बची हुई है हमारे पास। सर एक और क्वेश्चन डाल दो, ऐसा हम सॉल्व करते हैं। लो जी, calculate small m if 30 grams of glucose is dissolved in 250 ml of aqueous solution, density of solution is 1.5 gram per cc।
मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ बच्चे। सो गए क्या? दसो आंसर, दसो, आप ही ने कहा था आंसर बताएंगे। कैपिटल एम पहले निकलेगा। अभी देख लेते हैं जी। अभी देख लेते हैं जी। अभी देख लेते हैं जी। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2/3, मतलब हो गया 0.67। ठीक है, ठीक है। कैपिटल एम, ओके। अब हमें ये तो पता चल गया, स्मॉल एम निकालना है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 1.5 है। 1 प्लस ये निकालना है, और 180 है, ये 1000 है, 0.67, ये 1.5 छोटा वाला एम हो गया, ये 1 प्लस 0.180 स्मॉल एम हो गया। क्लियर है? अब 0.67 प्लस 0.67 इंटू 0.180 एम, 1.5 एम। अगर हाईएस्ट 32-33 सेकेंड लगा लो कंसंट्रेशन के साथ तो आंसर निकल आएगा। ज्यादा गैप आ रहा है बच्चे। 4.91 मुझे लगता है गलत है, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से इतना बड़ा गैप आना नहीं चाहिए। पॉइंट 1.8 का मल्टीप्लाई है ना, किसके साथ? 0.67 के साथ। तो 0.12, 0.012 एम हो गया, और ये 67 हो गया। 0 पॉइंट, हाँ ये एक्सेप्टेबल है, इतना गैप तो आ सकता है, नहीं तो बड़ा खतरनाक गैप हो गया था। तो ये 1.3 हो गया, 1.3 में डिवाइड गया 0.67 का, ये मेरा आंसर 1.94 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है। 0.51 है। हम्म, चलो, मतलब बड़ा गैप नहीं आएगा। 0.67 है तो 0.155, 0.51, 0.52, ऐसा 0.9, 0.8 ऐसा कुछ आंसर आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जैसा बच्चे ने डिमांड की थी वो शायद समझ गया हो काम कैसे करना है। पिछले वाले क्वेश्चन से जानबूझ के मैंने वेरिएशन डाला इसके अंदर। पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा देख के पहले छोटा एम निकालना है, स्मॉल एम। अब इसमें पहले बड़ा एम निकालना है, कैपिटल एम, है ना। फिर दोनों को कनेक्ट कर देना आपस में। अब टाइम आपके पास है कुछ भी नहीं, टाइम ओवर हो चुका है बच्चे। किसका बच्चे? पिछले सारे। चलो 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये ये पहला पेज आज का,
लेते रहना बच्चा स्क्रीनशॉट ना। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। आपने काम करना है, कसम खाई है आपने। हाँ, आपके मोबाइल की कसम है आपको। सोच लो, मोबाइल अब आपको हेल्प करता है लेक्चर में ना। ठीक है जी, रीबूट हो जाएगा आपका मोबाइल, बुद्धुआ लग जाएगी इसको। है, रीबूट हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। मोबाइल का काम हो गया या काम हो गया? सिक्स, सिक्स का ये था ये। हाँ, गुड गुड गुड। मिलते हैं बच्चे, कल मिलते हैं फिर ना। ओके बेटा। बच्चे पता नहीं, मेरे को डाउट क्लास आज का मेरे पास टाइम टेबल में है नहीं। आज लगवानी है डाउट क्लास तो लगवा लेते हैं। 20 मिनट लगवानी है तो लगवा लेता हूँ, बोलो। मेरे पास टाइम टेबल में नहीं है। नहीं, मर्जी तुम्हारी बच्चे, हम तो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हम आरपीएस असाइनमेंट जो आपने बोला वो कर लेंगे ना कल तक। हाँ, कल तक कर लोगे ना, अभी मेरे पास टाइम टेबल में है नहीं। तो मुझे कल सारी आरपीएस मोल कॉन्सेप्ट की और 3 पेज असाइनमेंट के चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में। चाहे रात को 2 बजे तक जागो, जागना पड़ेगा नहीं वैसे। और मुझे गालियां निकालते रहना रात को 2 बजे तक जग के ना, कि इसने काम दिया था हमें। ठीक है।